हे एवरीवन, दिस इज गौरव। वेलकम टू माय चैनल पेस टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स का हाई डिमांड था कि सर आप भी यूट्यूब चैनल ओपन करो और वीडियो अपलोड करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो इसी को देख करके मैंने अपने यूट्यूब चैनल ओपन किया। आज 2 दिन पहले 2 डेज बिफोर मैं एक शॉर्ट्स अपलोड किया था जिसके थ्रू मैं इंफॉर्मेशन दिया था कि 10th ऑफ फेब फ्राइडे को मेरा एक न्यू वीडियो अपलोड हो रहा है। उसी के मुताबिक मैं अपना पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो प्लीज स्टूडेंट्स सपोर्ट करना। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सिर पे है। मार्च 2023 में चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, एनी स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड एग्जाम होना है। तो उसी को देख करके मैं एक चैप्टर आपको समझाऊंगा, शायद से वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। बेसिकली इसमें 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोडक्ट मेथड, देन आफ्टर इज योर इनकम मेथड, and the third and last one is your expenditure method. क्लियर? तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, देन आफ्टर इनकम मेथड एंड देन आफ्टर एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहला बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड। इसको हम लोग वैल्यू एडिशन मेथड भी कहते हैं। वैल्यू एडिशन क्या मेथड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू एडिशन मेथड भी कहते हैं। तो सर वैल्यू एडिशन मेथड क्या होता है? वैल्यू एडिशन का मतलब हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग वैल्यू ऐड करते चले जाते हैं। जैसे कि कोई एक फार्मर है, वो फार्मर गेहूं उगा रहा है और वो उस गेहूं को फ्लावर मिल को बेच रहा है। फ्लावर मिल मतलब जहां पे आटा चक्की, आटा जहां बनता है। अब वो फ्लावर मिल ब्रेड वाला को बेचेगा, उससे ब्रेड बनाएगा और ब्रेड बना के किसको मिलेगा? हम लोग को मिलेगा, अल्टीमेट कंज्यूमर को। तो हर एक स्टेजेस में ना वैल्यू एड होते चला जाता है, एडेड होते चला जाता है वैल्यू। मान लीजिए कि अगर फार्मर से वो होलसेलर जो फ्लावर मिल है वो 120 रुपया किलो खरीद के लाया, तो उससे ज्यादा रेट में बेचेगा जो ब्रेड बनाएगा, वो उसको प्लस करके बेचेगा फिर होलसेलर को, फिर वो बेचेगा रिटेलर को, फिर रिटेलर बेचेगा हम लोग को। तो हर एक में वैल्यू ऐड होते चला जाता है, इसीलिए प्रोडक्ट मेथड को हम लोग वैल्यू एडिशन मेथड भी कह देते हैं। तो इसका फॉर्मूला है कुछ, आइए देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला है प्रोडक्ट मेथड। सबसे पहला है कि इसमें निकलता क्या है सर, जीवीए लिखो या जीवीए एमपी लिखो या जीडीपी लिखो या फिर जीडीपी एमपी लिखो, एज यू विश, जैसे आपका इच्छा है सर। बराबर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट व्हाट कंजम्पशन। देखो एक बात है, बहुत किसी को इंटरमीडिएट कंजम्पशन समझ नहीं आता है, तो मैं एक बात को क्लियर कर देना चाहता हूं यहाँ पे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, देखिए गुड्स 2 प्रकार का होता है, एक इंटरमीडिएट गुड्स और एक फाइनल गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है जो कि बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं किया है, मीन्स वो प्रोडक्ट अभी बना नहीं है, अभी बन रहा है, मीन्स वो स्टेज में प्रोसेसिंग में है, प्रोसेसिंग स्टेज में है। तो वो अभी अल्टीमेट कंज्यूमर उसको क्या नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता, कंज्यूम नहीं कर सकता। लेकिन उल्टा तरफ फाइनल गुड्स को अगर देखें
तो फाइनल गुड्स को कंज्यूमर यूज कर सकता है, क्योंकि वो प्रोडक्शन बाउंड्री क्या कर चुका है, क्रॉस कर चुका है। अच्छा, इंटरमीडिएट गुड्स में, ये जो इंटरमीडिएट वर्ड है, इंटरमीडिएट गुड्स में हम लोग वैल्यू ऐड कर सकते हैं, लेकिन फाइनल गुड्स में वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। क्यों? वो तो फाइनल हो चुका है ना सर, वो तो फिर अब बाद में ऐड होगा, जब वो फिर से नया बनेगा, वो तो फाइनल हो चुका। उसी का अगर सेम प्रोडक्ट फिर से बनता है तो फिर वैलिड होगा, उस पर्टिकुलर सामान में फिर नहीं होगा, क्योंकि वो तो बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन पार कर चुका है। समझे? ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में लिखा है इफ द एंटायर आउटपुट, इफ द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड, बोलता है कि एक साल का अगर पूरा आउटपुट सोल्ड हो गया तब क्या फॉर्मूला लगेगा सर? तब क्या फॉर्मूला होगा? बेहद इजी है, बहुत इजी है। देखो, सेल्स माइनस का ये आईसी, आईसी मींस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मैं शॉर्ट में लिख दिया। अच्छा, सेल्स कैसे निकलेगा सर? या तो सेल्स डायरेक्ट दिया रहेगा या फिर उस कमोडिटी का प्राइस दिया रहेगा और क्वांटिटी दिया रहेगा, तो प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी करूंगा तो फिर मेरे को सेल्स मिल जाएगा। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है सर? इफ द आउटपुट, if the output remains, if the output remains unsold, if the output remains unsold, ये क्या है सर? ये है कि अगर कुछ आउटपुट आपके बच जाते हैं, मतलब कुछ स्टॉक हो जाते हैं। अब स्टॉक सर पढ़े थे सर, एक स्टॉक दो तरह का होता है सर, एक क्लोजिंग एक ओपनिंग। जब बिजनेस शुरू करते हैं तब एक स्टॉक होता है, और जब बिजनेस बंद करते हैं तब एक स्टॉक होता है। तो एक को कहते हैं ओपनिंग स्टॉक, एक को कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर ना? तो अब वो दोनों इसमें आएंगे। ठीक है, चलिए फॉर्मूला क्या है सर? सेम इसी को लिखना है, सेल्स का सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या लिखते हैं? चेंज इन स्टॉक या डेल्टा इन स्टॉक। क्लियर? या तो चेंज इन स्टॉक लिखिए, CHA मैं लिख देता हूं, चलिए, या तो चेंज इन स्टॉक लिखो या फिर ये डेल्टा इन स्टॉक लिखो, बात बराबर है। ये दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस का इंटरमीडिएट व्हाट, वही सेम चीज, इंटरमीडिएट क्या, कंजम्पशन। क्लियर? ठीक है सर। अब सेल्स कैसे निकलेगा सर? या तो डायरेक्ट दिया रहेगा या फिर प्राइस इनटू क्वांटिटी करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा सर, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा सर? देखिए, स्टार मार्क करके लिख देते हैं। चेंज इन स्टॉक होता है, चेंज इन स्टॉक बराबर क्या होगा? इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, जो बिजनेस बंद करने के समय बचा होगा, माइनस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दोनों दिया रहेगा, दोनों का माइनस करेंगे तो क्या, अराइव एट चेंज इन स्टॉक। अच्छा सर, और कुछ दिया रहेगा जिससे पता चले कि स्टॉक के बारे में बात कर रहा है? दिया रहेगा, यहां पे बोल देगा नेट एडिशन टू स्टॉक। क्या दिखा देगा? नेट एडिशंस टू स्टॉक, ये भी लिखा रह सकता है। अच्छा, और क्या लिखा रह सकता है सर? और लिखा रह सकता है, जैसे स्लैश दे देते हैं, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक। और सर, और लिखा हो सकता है फॉल इन स्टॉक, फॉल इन स्टॉक। अच्छा, नेट एडिशन, सिर्फ एडिशन भी हो सकता है, सिर्फ लिखा रहे एडिशंस टू स्टॉक। क्लियर? तो अब बोलिएगा सर ये फॉल इन स्टॉक लिखा है, तो सर आप तो यहाँ पे प्लस दे रहे हैं, तो सर फॉल रहेगा तो माइनस करेंगे। हाँ, फॉल रहेगा तो माइनस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो तो समझ में आ रहा है, वो तो वर्डिंग समझ में आ रहा है ना हमको। तो ये था क्या, प्रोडक्ट मेथड। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, समझ लो। इसमें GVA-MP लिखो या GVA या GDP या GDP-MP लिखो, कुछ भी लिखो, आपका मन। फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस का IC, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अच्छा, इफ द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड, अगर ईयर का पूरा आउटपुट बिक जाए तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के जगह पे क्या लिखिएगा? सेल्स लिखिएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज रिप्लेस्ड विथ सेल्स, सेल्स के साथ वो रिप्लेस हो जाएगा।
आईसी का आईसी रहेगा। सेल्स या तो डायरेक्ट दिया रहेगा या फिर प्राइस दिया रहेगा, क्वांटिटी दिया रहेगा, दोनों को इनटू कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो सेल्स निकल जाएगा और फिर उसका वैल्यू को आप पुट कर देना। सेकेंड स्टेज में क्या पढ़े, इफ द आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड, अगर आउटपुट कुछ बच जाते हैं देन वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह क्या लिखिएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये पूरा आपका किसके जगह पे आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट के जगह पे, आईसी का आईसी। या तो डेल्टा इन स्टॉक लिखो या तो चेंज इन स्टॉक लिखो, डजंट मैटर। चेंज इन स्टॉक बराबर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, और दिया क्या रह सकता है सर, या तो नेट एडिशन टू स्टॉक, या तो एडिशन टू स्टॉक, या इंक्रीज इन स्टॉक, या तो फॉल इन स्टॉक। फॉल दिया रहेगा तो सर यहाँ माइनस कर देंगे, लेकिन फॉर्मूला में यही लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ प्लस, मान लीजिए 20 दिया है फॉल स्टॉक तो ब्रैकेट में 20 लिख देंगे, तो समझ में आ जाएगा कि प्लस माइनस माइनस 20 आ जाएगा। जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो मैं फिर से इन बातों को समझाऊंगा, अभी सिर्फ आप फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो अब शायद नोट डाउन हो गया होगा, तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट मेथड, इनकम मेथड पे। तो मैं इसको जरा रब कर देता हूं, मैं इसको रब कर देता हूं। सेकेंड मेथड है हमारा इनकम मेथड। क्या है, इनकम मेथड। अच्छा, इसको और एक नाम से जाना जाता है, क्या पता है, डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मेथड। और एक नाम, इतना नाम सर, एक आदमी का भी इतना नाम नहीं होता, होता है मेरे दोस्त, इसका तो होता है फैक्टर पेमेंट मेथड, ठीक है। तो इनकम मेथड बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मेथड बोलो, फैक्टर पेमेंट मेथड बोलो, तीनों में कुछ भी बोलो, सारा सामान। बट अब बोलिएगा सर क्यों तीनों लिखा रहे, मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दिया फैक्टर पेमेंट मेथड, तब तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि सर बताए थे इनकम मेथड और क्वेश्चन में आ गया फैक्टर पेमेंट मेथड, इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, यहां पे आएगा एनडीपीएफसी, जिस तरह से मैं लिख रहा हूं वैसे कॉपी में लिखिएगा अगर मार्क्स स्कोर करना है तो। और ये जो चैप्टर है ना, ये इसका क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का पक्का आता है, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, 6 मार्क्स, या तो 6 या तो 5 या तो 3, मतलब आएगा ही आएगा, कंफर्म है, मतलब गारंटेड है। जिस तरह से थंबनेल में देखे ना 100% गारंटी क्वेश्चन इन 2023 बोर्ड एग्जाम, उसी प्रकार मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसे नहीं कि ऐसे ही सर पढ़ा रहे, नहीं, मैं अपना पहला वीडियो इसी पे दिया हूं क्योंकि आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो। तो एनडीपीएफसी बराबर सी प्लस ओ प्लस एम। आइए, एनडीपीएफसी को क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम, क्या कहेंगे, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। ठीक है सर, सी का मतलब क्या होता है, देखिए सी बराबर होता है कंपेंसेशन ऑफ क्या, इंप्लॉइज, इंप्लॉइज का कंपेंसेशन। इसके अंदर में क्या क्या चीज आता है सर, पहला चीज आएगा वेजेस या सैलरीज इन कैश या फिर काइंड, ठीक है, मैं एक एक करके समझाऊंगा। दूसरा आएगा पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। तीसरा आएगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू व्हाट, टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब देखो सर क्या लिख दिए सर, ये वाला ये वाला ये वाला, देखो सबसे पहला वेजेस, सैलरी इन कैश और काइंड। वेजेस का मतलब समझ रहे, सैलरी का भी मतलब समझ रहे, सैलरी मिलता है, इन कैश या काइंड, या तो कैश में देंगे
या तो किस में देंगे, काइंड में देंगे, मतलब उसके बदले कुछ सामान देंगे। मान लीजिए 70,000 अगर पेमेंट है, 70,000 अगर सैलरी है ना, तो 70,000 का कुछ मैं सामान दे दूंगा उनको, तो वो भी फिर क्या होगा, मैनेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। अच्छा, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर क्वेश्चन में दिया है ओल्ड एज पेंशन, क्या लेना है ओल्ड एज पेंशन? नहीं लेना बच्चे, क्योंकि मैंने आपको क्या लिखा है यहाँ पे, पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता है उसको लेना है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में, ओल्ड एज पेंशन को नहीं लेना है। ठीक। अच्छा, इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो आपको रोजगार देगा। इंप्लॉय कौन होता है, जो काम करता है, इंप्लॉयर्स कौन होता है, जो कि काम देता है। तो इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है, समाज कल्याण में जो कि योगदान देता है। अब क्वेश्चन में पता है क्या कंफ्यूज करेगा, क्वेश्चन में वो लिखेगा इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन, लो, तो इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इंप्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होगा। बोलिएगा सर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ये भी दिया है, क्वेश्चन में ये भी दिया है और ये भी दिया है, लेकिन इंप्लॉइज लिख दिया है, तो क्या इसको नहीं लेंगे? हाँ नहीं लेंगे, सिर्फ ये दोनों को प्लस करके वेजेस, सैलरी इन कैश और काइंड, पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट को प्लस करके सी में डाल देंगे, इसके नीचे वैल्यू में, हो गया। ठीक। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी करेगा, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे दिया और ये सब आइटम भी दिया, मान लो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे दिया 500, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे दिया 500 और ये दोनों आइटम भी दिया है, एक का दिया है 1000 और एक का दिया 200 रुपया, तो बोलेगा सर सी में कितना डालेंगे, 500 डालेंगे या फिर इन दोनों को जोड़ के डालेंगे? 500 डालिएगा, इन दोनों को जोड़ के नहीं सर, गलती से भी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट तो सी दे दिया है। खाना पका पकाया मिलेगा तो क्या फिर से खाना खाइएगा बना करके? नहीं ना, उसी को खा लीजिएगा ना, तो वही चीज है बाबू, और कोई बात नहीं है। कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्ट दे दिया है तो फिर मैं इन दोनों को क्यों कंसीडर करूं, नहीं करूंगा कंसीडर। ठीक है, ठीक है सर। वो क्या है सर, नोट करना है, नोट कर लीजिए। ठीक है, आशा करता हूं कि नोट हो गया होगा, तो मैं इसको रब करता हूं जरा। चलिए अब ओ समझते हैं। ओ से होता है ऑपरेटिंग क्या, सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। अच्छा ठीक है सर, ये क्या होता है? देखो, रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी फॉर लैंड, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या सर? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इसको क्या पढ़िएगा? एंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर नहीं, इंटरप्रेन्योर नहीं, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देना, प्रोनाउंसिएशन में। रेंट एंड रॉयल्टी फॉर लैंड, ये एक आइटम होगा सर। दूसरा होगा रेंट एंड रॉयल्टी फॉर लैंड, लैंड हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, कैपिटल का इंटरेस्ट, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। प्रॉफिट किसके लिए होगा सर? बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर के लिए। तो ये सब आपका इंक्लूड होगा किसमें? ओ में। अच्छा, प्रॉफिट का तीन पार्ट में बांटा गया, प्रॉफिट को देखिए, प्रॉफिट को एक सबसे पहला बांटा गया है डिविडेंड, ठीक है, उसके बाद बांटा गया है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसके बाद बांटा गया है कॉर्पोरेट सेविंग, कॉर्पोरेट सेविंग्स, कॉर्पोरेट सेविंग्स। अच्छा ठीक है, चलिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट सेविंग प्रॉफिट का पार्ट है, मींस इसके साथ इसको जोड़ना, इसके साथ इसको जोड़ना तो प्रॉफिट निकलेगा। अब वही कहानी, मान लीजिए प्रॉफिट दे दिया है और ये तीनों आइटम भी दिया है,
तो क्या लीजिएगा? नहीं लेना है सर, प्रॉफिट तो दे दिया है, खत्म हो गया। अच्छा, मान लीजिए रेंट दिया है, इंटरेस्ट दिया है और ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे दिया। मान लीजिए ऑपरेटिंग सरप्लस आपको दे दिया 800, रेंट दे दिया है 400 और इंटरेस्ट दे दिया 600। तो क्या इन दोनों को लेना है? नहीं सर, वो तो दे दिया है डायरेक्ट, तो सी जो आएगा वो उसके जगह लिख देंगे क्योंकि डायरेक्ट दे दिया। अगर नहीं दिया रहेगा ना तो फिर कैलकुलेशन करेंगे। अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे सर? जब क्वेश्चंस बताएंगे तो मैं बताऊंगा, बस इन फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं रहेगा आप कुछ नहीं कर पाइएगा, एकदम जीरो जीरो इंप्रूवमेंट दिखेगा आप में। चलिए, अब एम क्या होगा? एम को मैं यहीं पे लिख देता हूं, क्या होगा? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब जो खुद से एम्प्लॉयड होते हैं, वो किसी एम्प्लॉयर के अंडर में काम नहीं करते, वो खुद से एम्प्लॉयड है, वो अपने आप में क्या है? शहंशाह है। उन लोगों का भी इनकम को इसमें ऐड किया जाता है। किसमें? एनडीपीएफसी निकालने में। किसमें? इनकम मेथड निकालने में। समझ गए? तो अब बात है कि सर मिक्स्ड इनकम निकालेंगे तो क्या इसमें भी कुछ रूल है? नहीं बच्चे, इसमें कुछ रूल नहीं है, इसमें डायरेक्ट दिया रहेगा। ये वाला आपको डायरेक्ट से पुट कर देना है। किसमें? फॉर्मूला में, मतलब सी प्लस ओ प्लस एम में। तो क्या निकल जाएगा आपका? डोमेस्टिक इनकम। अच्छा, और एक छोटा सा चीज मैं बताना भूल गया शायद से, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना बच्चे, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है, मतलब सेल्स जिसको बोलते हैं, उसमें आप सिर्फ किसको लीजिएगा? फाइनल गुड्स को लीजिएगा, फाइनल गुड्स ओनली। मीन्स क्या कि फाइनल गुड्स को लेना मतलब इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेना है, सिर्फ फाइनल गुड्स को लेना है। मीन्स जो कि प्रोडक्शन का बाउंड्री को क्रॉस कर चुके एंड दे आर रेडी टू बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, और वो रेडी है कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब आता है बात आईसी में सर किसको किसको ले? अदर देन फैक्टर इनपुट्स। अब फैक्टर इनपुट्स क्या क्या है मैं वहां पे बताया हूं, देख लीजिए। शॉर्ट में लिखते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। मींस जो आईसी है उसमें क्या किसको लेना है? उसमें लेना है नन फैक्टर इनपुट्स को। मींस ये वाला का बात बता रहा हूं मैं, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना, ये किसका बता रहा हूं? इसका, पहला वाला का। ये मैं लिखाना भूल गया था, छूट गया था, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको स्टार मार्क कर देता हूं मैं। क्लियर? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में मैं इसको लूंगा। ठीक है। अच्छा सर, एनडीपी का मतलब बताए आप? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? नेशनल इनकम। इसका भी कुछ है सर? है, सुन लो ध्यान से, यहीं पे बता दूं क्या? बॉक्स बना के लिख देता हूं, एन एन पी एफ सी। मीन्स अगर क्वेश्चन में पूछेगा ना कि कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स या फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, तो आपको इसका मतलब एनएनपीएफसी निकालना है। तो तीनों मेथड से निकल जाएगा। ठीक है। मैं आपको अभी दो मेथड बताया ना, प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड, तो जब उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें भी चीजें समझ में आने लगेंगी। फिर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा आपको। तो एनएनपीएफसी मतलब क्या होगा? नेशनल इनकम। और एनडीपीएफसी मतलब डोमेस्टिक इनकम। देखो बच्चे, एनडीपीएफसी, देखो बच्चे, ये दोनों में एक वर्ड का फर्क है, एक लेटर का सिर्फ फर्क है। किसका? यहाँ पे एन है सर जी और यहाँ पे डी है सर जी। तो डी से डोमेस्टिक, एन से नेशनल। याद रख लो, खत्म, टेंशन ही खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। समझे? तो अब बात करते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, तो इसका मैं रब कर दूं, नोट डाउन कर लिए होंगे शायद, तो मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए, अब बताते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या है। या तो एक्सपेंडिचर मेथड
या तो एक्सपेंडिचर मेथड बोलिए, या तो इनकम डिस्पोजल मेथड बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, दोनों में से कुछ भी बोलिए। इसमें निकलेगा क्या सर? इसमें निकलेगा जीडीपी एमपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, सी से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स से एक्सपोर्ट, एम से इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब जो इस देश से बाहर देश में सामान जाएगा उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, और इंपोर्ट बोलते हैं जो बाहर देश से इस देश में सामान आएगा उसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे इसका क्या फॉर्मूला है मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तो वीडियो को अगर पसंद आए तो दिल से लाइक करना स्टूडेंट्स, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड करता रहूंगा, आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।